कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, सीरियस हो जाओ, बस हो गया। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, पहले ही 1986 हुआ करता था, लेकिन 20 जुलाई ये डेट आपको आ सकती है एमसीक्यू में। 2020 से ये लागू हो गया, ठीक है, इंप्लीमेंट हुआ। और वैसे ये बना था 9 अगस्त 2019 को, क्योंकि 9 अगस्त 2019 को ये नोटिफिकेशन आ गया था कि दिस इज अ न्यू एक्ट। तो बट इम्प्लीमेंटेशन इसकी केम इनटू फोर्स जिसे हम कहते हैं, वो 2020 में हुआ था। तो इस लैंग्वेज को बहुत ध्यान से पढ़ना है कि आपसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि व्हेन न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 नोटिफाइड, तो वो अगस्त 9 2019 है, एंड केम इनटू फोर्स दैट इज 20 जुलाई 2020। ठीक है, क्योंकि ये 100% है कि दोनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछे आपको दोनों ही डेट्स ऑप्शंस में गिवन होंगी, क्योंकि दोनों ही डेट्स बच्चों को लर्न करने को बोला गया है, तो कंफ्यूजन तो इन 2 डेट से ही बनेगा। ठीक है, और बाकी ऑप्शन क्या हो सकती है? एक ऑप्शन तो ये हो गई, दूसरी ऑप्शन ये हो गई, तीसरी ऑप्शन पता है क्या होगी? डेट्स को रिवर्स कर दिया, 9 अगस्त 2020, और चौथी ऑप्शन हो गई 20 जुलाई 2019। अच्छे से कंफ्यूजन, बढ़िया वाली कंफ्यूजन है ये। और ये ही होती है, ऑप्शंस ऐसे ही बनते हैं, क्योंकि आप नॉर्मल कोर्स में देखो, पता है कैसे ध्यान रखो, जैसे इसीलिए एमसीक्यूज में कोई प्रैक्टिस क्यों जरूरी है। एमसीक्यूज में तुम लोग जो गलत करते हो ना, उसको दिमाग में इसलिए भी रखना जरूरी है कि हम जो गलत करते हैं इसका मतलब ये बहुत लोग गलती करते हैं, इसलिए तो वो ऑप्शन में आई है। क्योंकि आपका फर्स्ट स्टैंड एमसीक्यूज में सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और हम आंसर टिक कर देते हैं। कई बार तो हम सारी ऑप्शन से नहीं पढ़ते, क्योंकि हम क्वेश्चन पढ़ के लगता है ओह इसका आंसर ये होगा, जबकि उसका एक वर्ड होता है जो आंसर को चेंज कर देता है। जैसे कि विच इज ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड, हमने नॉट पढ़ा ही नहीं, बस हमने इंक्लूडेड पे ध्यान दिया। तो रीड पेपर वेरी केयरफुली। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जब हमारा लॉन्च वॉन्च नहीं होते, एक्ट लॉन्च नहीं होते, कोई प्रोडक्ट थोड़ा ना जो लॉन्च होगा। एक्ट नोटिफाइड होते हैं एंड केम इनटू फोर्स होते हैं। ठीक है, तो जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट रिप्लेस हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि इस एक्ट में जो पहले वाला एक्ट था तो उसमें काफी सारे लूपहोल्स थे जिसको इस एक्ट ने कवर किया। तो इसने ई कॉमर्स को भी इंक्लूड किया, क्योंकि जब 1986 का एक्ट बना था तो ई कॉमर्स वाज नॉट सो पॉपुलर, ई कॉमर्स इतना था ही नहीं इंडिया में। तो इसलिए एक प्रॉब्लम ये थी। दूसरा, जो रिड्रेसल मशीनरी थी उसमें अमाउंट बहुत कम था, वेरी ऑब्वियस रीजंस, कि पहले अगर कोई चीज 100 रुपए में आती थी और आज वो चीज 500 में आ रही है, तो हमारा जो काफी सारे केसेस थे वो डिस्ट्रिक्ट फोरम में कवर ही नहीं हो रहे थे, जो अभी आगे रिड्रेसल मशीनरी पढ़ेंगे। तो एक दिस वाज द मेन रीजन। तो इस तरह से हमारा जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था उसको एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी की फॉर्म में कन्वर्ट करके और फिर थोड़े और स्ट्रिक्ट नॉर्म्स बनाए और थोड़े से जो प्रोसेस थे वो थोड़े इजी कर दिए गए। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि कंज्यूमर कौन है, हु इज अ कंज्यूमर। कंज्यूमर वो है जिसने अभी या फ्यूचर में कुछ पेमेंट करने के लिए, कॉम्पेंसेशन के लिए प्रॉमिस किया है। तो कंज्यूमर होने के लिए कुछ ना कुछ कंसीडरेशन होना बड़ा ही जरूरी है। अगर कोई कंसीडरेशन नहीं है तो उस केस में कंज्यूमर नहीं कंसिडर होगा। आपने कुछ ना कुछ कंसिडरेशन होना चाहिए, पर्सनल यूज के लिए, फाइनल कंजम्पशन के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो कमर्शियल पर्पस के लिए है। मतलब अगर मान लो मैंने ये टैब खरीदा और ये मैंने अपने यूज के लिए खरीदा तो मैं कंज्यूमर की कैटेगरी में हूँ, लेकिन अगर मैं अपने प्रोफेशनल पर्पस के लिए ले रही हूँ तो मैं इसको क्लेम नहीं कर सकती किसी भी तरह से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर। ठीक है, जैसे मान लो मैंने अपना टैब राशि ट्यूटोरियल्स के नाम पे खरीदा है तो फिर मैं फाइनल कंज्यूमर नहीं हूँ, फिर तो मेरे लिए ये एक तरह का असेट हो गया। लेकिन मैंने ये ज्योति खेमका के नाम से लिया है तो मैं कंज्यूमर हूँ।
ठीक है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आने के लिए या तो हमने अभी उसके लिए कोई कंसिडरेशन पे किया है या हमने कोई कमिटमेंट किया है कि हम इसको डेफर्ड बेसिस पे फ्यूचर में पे करेंगे। हाँ, ये भी कह सकते हैं नेचुरल पर्सन होना चाहिए, आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमें कंपनसेशन पे करना चाहिए, फिर चाहे वो गुड्स हो और चाहे वो सर्विसेज हो, चाहे वो ट्रांजेक्शन ऑफलाइन करें हम या ऑनलाइन करें, ये मैटर नहीं करता। हमने अगर कोई सर्विस लिए तो सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए कि भाई हम इतने टाइम तक ये पेमेंट ले रहे हैं तो हम इतने टाइम तक सर्विसेज देंगे। ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट अगर ओरल भी है लेकिन प्रूफ होना चाहिए, ओरल है लेकिन प्रूफ नहीं है तो भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये आता है। अब इसमें अगर हम और आगे जाते हैं, कौन कंप्लेंट कर सकता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर? हु कैन कंप्लेंट? कंज्यूमर तो खुद कर ही सकता है, बट अगर कंज्यूमर इज नॉट कैपेबल देन हु कैन कंप्लेंट? उसके बिहाफ पे उसके लीगल हायर्स कर सकते हैं, कोई भी वॉलेंटरी कंज्यूमर एसोसिएशन कर सकती है, इवन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है, क्योंकि वो भी कंज्यूमर हो सकती है। ऐसा नहीं है कि वो कंज्यूमर नहीं है। अगर किसी कंज्यूमर की डेथ हो गई तो उसके जो भी हमारे लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो कर सकते हैं। अगर कंज्यूमर एक माइनर है तो जो भी उसके गार्जियन हैं, जो भी उसके लीगल गार्जियन हैं, उसके पेरेंट्स हैं, वो लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी पर्सन नहीं कर पा रहा तो उसके बिहाफ पे ये लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो कमर्शियल पर्पस के लिए है तो आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो एक तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं, केस स्टडीज ही आती है मोस्टली, तुम्हारे पूरा पेपर केस स्टडीज पे ही है। इसके बाद जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो है आपके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर जो हमारे राइट्स हैं। कौन कौन से राइट्स हैं? राइट टू सेफ्टी है और राइट टू बी informed, right to be assured, right to be assured, right to be heard, right to seek redressal, right to consumer education, right to consumer education, और हो गए ना 5 राइट्स, 6 हो गए। तो हमें ये राइट्स करते हैं एक एक करके क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो अब राइट टू सेफ्टी क्या होता है? राइट टू सेफ्टी का मतलब है कि जो भी प्रोडक्ट है या जो भी सर्विस है दैट शुड नॉट गिव एनी हार्म टू द कंज्यूमर। ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके पास ये राइट है कि उसको वो चीज हार्म ना पहुंचाए। ठीक है, तो अब यहाँ पे कंज्यूमर की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या आ जाती है कि कंज्यूमर को भी जो सेफ्टी नॉर्म्स है वो चेक करने चाहिए। जैसे कि इलेक्ट्रिक अप्लायंस है तो इलेक्ट्रिक अप्लायंस पे उसे ISI मार्क देखना चाहिए, फूड आइटम्स पे उसे वेज नॉन वेज वाला मार्क देख लेना चाहिए, प्लस इंग्रेडिएंट देख लेने चाहिए, इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली रीड आउट करना चाहिए। तो कंज्यूमर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, हम सिर्फ राइट्स को लेके नहीं चल सकते, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी पैरेलली यूज करना पड़ेगा अपनी। तो राइट टू सेफ्टी है, कंज्यूमर के पास ये राइट है कि उसे एक्सपायर्ड आइटम्स नहीं मिले, तो ये उसकी सेफ्टी के लिए है। ठीक है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पैरेलल उसको फॉलो करनी पड़ेगी। फिर राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, कंज्यूमर का ये राइट है कि कंज्यूमर शुड बी इन्फॉर्म्ड, कंज्यूमर को ये इन्फॉर्म्ड होना चाहिए। जैसे कि अगर मान लो मैंने पूछा शॉपकीपर से कि इसमें क्या है, मुझे होल व्हीट चाहिए, तो ये होल व्हीट है, तो वो नहीं कह सकता पढ़ लो। अगर मैंने पूछा है तो कंज्यूमर के पास ये राइट है कि उसे पता होना चाहिए। लाइक मैं एक रेस्टोरेंट में गई तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि आपके किसी भी ऐसी कौन सी वेज सब्जियां हैं जिसमें आप लोग सिर्फ सरसों का तेल या घी यूज करते हो, रिफाइंड नहीं यूज करते? तो कहते मैम हम मतलब रिफाइंड ही यूज होता है। मैंने कहा श्योर,
मैम वैसे सर ये कोई फर्क नहीं पड़ता, आप हमारे यहाँ की क्वालिटी को अपनी एक्सप्लेनेशन देने लगे। मैंने कहा आप मुझे ना क्लियरली बताइए। फिर उन्होंने अपने शेफ को बुलाया और उनके शेफ ने आके पूछा मैम, मैंने कहा देखो ऑन मेडिकल ग्राउंड मैं या तो सरसों तेल खा सकती हूँ या मैं घी खा सकती हूँ, मैं रिफाइंड ऑयल मुझे अलाउड नहीं है। तो अब ऑन मेडिकल ग्राउंड आप मुझे ये बताओ कि सचमुच में क्या ये रिफाइंड में बना है। फिर उसने मुझे सिर्फ ये बोला कि आप ना सिर्फ दाल ले लो, फिर क्योंकि दाल है जो घी में बनी होगी, बाकी समय हमारा रिफाइंड ऑयल होता है मैडम। तो ये हमारा राइट है ना। उसने उससे पहले जो था वेटर, उसने मुझे सिंपली ये बोल दिया कि अरे मैडम हमारे यहाँ का क्वालिटी, अरे क्वालिटी अच्छी की बात ही नहीं करी। मैं अच्छी खराब क्वालिटी होती तो मैं शायद इस रेस्टोरेंट में आती ही नहीं ना। मैं आई हूँ, सही बात है, और मैं अगर आई हूँ तो मतलब मुझे रेस्टोरेंट तो पसंद ही है, बट है कुछ मेडिकल ग्राउंड। तो मैंने उनसे पूछा होल व्हीट वाली जिसमें बिल्कुल मैदा नहीं हो, वो कौन सी वाली चपाती होगी या कौन सा वाला आपके ब्रेड होगा। तो उसने कहा ये मैडम होगा। अब ये मेरा राइट है। अब अगर मान लो वो इतना पूछने के बाद भी वो मुझे गलत प्रोडक्ट दे देते और मुझे कुछ नुकसान हो जाता, तो फिर मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई। अब मैं अपना राइट एक्सरसाइज कर सकती हूँ, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। ठीक है, तो ये हो गया। जैसे हमारे सब्जी वाले भैया हैं, उनसे मैं पूछूं कोई रेट, मैंने कहा भैया ये क्या भाव है, अरे आप मैडम आप क्यों चिंता कर रही हो, लगा देंगे ना जो लगाना है। अरे चिंता की बात ही नहीं है, मेरे को बता दो दे। अरे आप क्यों परेशान हो रही, अरे ये क्या बात है। तो वो वाली चीज है राइट टू बी एश्योर्ड, जो कि पहले राइट टू बी चूज रहा करता था। क्या मतलब हुआ, आपके पास ये राइट है कि आप चूज कर सको। ठीक है, आपको ये एश्योरेंस मिलनी चाहिए कि आपके पास ये राइट है कि आप चूज कर सकते हो। आप एश्योर हो कि हाँ अपनी पसंद की चीज लोगे, आप थोप नहीं सकते हो। ठीक है, जैसे कि मान लो मैंने कहा कि भैया मुझे ये वाली कोई बेकरी आइटम है, मैं वहां गई और मैंने उनसे बोला कि इनमें से एगलेस कौन सी है। ठीक है, उन्होंने मुझे बता दिया ये एगलेस है और ये एगलेस नहीं है। फिर उसके बाद एक उसने बोला, मैंने कहा ये पक्का, कहता मैम इसमें ना एग है, वो ना एग ऐसे नहीं है, मुर्गी वाले नहीं होते। तो यानी कि मेरे को चूज का राइट तो दो, मैडम यही लेना, यही है हमारे पास, तो ठीक है मैं नहीं ले रही, बट मेरे पास राइट टू चूज है। ठीक है, राइट टू बी हर्ड, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मेरे पास ये राइट है कि मेरी बात सुनी जाए। ठीक है, मेरे पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरे पास कैश मेमो होना चाहिए, मेरे पास इनवॉइस होना चाहिए, बट मेरी बात सुनी जाए एज अ कंज्यूमर। ये राइट टू हर्ड है। अब बहुत ही स्लाइड सा डिफरेंस है राइट टू हर्ड और राइट टू सीक रेड्रेसल में। राइट टू हर्ड मेरी बात सुनी जाए, उसके बाद आपको न्याय मिले या नहीं मिले उसकी बात नहीं कर रहे हैं, सुननी जाए। लेकिन फिर मैं दूसरा राइट एक्सरसाइज करूंगी। सुनने से क्या होता है जी, मेरा राइट है कि मुझे रेड्रेसल भी मिले। राइट टू सीक रेड्रेसल मतलब मुझे एप्रोप्रिएट उसका कॉम्पनसेशन मिले या एक्सचेंज मिले, वट एवर रेड्रेसल सूट्स दैट शुड बी मी, कि मुझे वो मिलना ही चाहिए। ठीक है, तो राइट टू हर्ड और राइट टू सीक रेड्रेसल में बहुत स्लाइट डिफरेंस है। सबसे ज्यादा बच्चे इन दो में गलती करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल हम लेते हैं कि किसी कोई प्रोडक्ट में प्रॉब्लम आई, तो मैंने वहां पे कंपनी में कंप्लेंट की, तो कंपनी को मुझे इसका, मेरी बात सुन के मैं उसे कंप्लेंट कर रही हूँ, अरे मैडम बेकार की बात है, अरे मैडम बेकार की बात है, तुझे सुननी तो पड़ेगी, बेकार हो चाहे सही हो, मैं गुस्सा कर रही हूँ चाहे प्यार से बोल, सुननी तो तुझे पड़ेगी। तुम नौकरी इस चीज की कर रहे हो, अब मैं कंज्यूमर हूं, मैं तो सुनाऊंगी। ठीक है, तो ये तो हर्ड हो गई, सुन भाई। अब उसके बाद सुन लिया, ठीक है मैडम थैंक यू, हैव अ गुड डे, ऐसा थोड़ा होता है। हैव अ गुड डे तब होगा जब तुम हमारी उस कंप्लेंट पे कुछ एक्शन भी लोगे। मतलब अगर मुझे प्रॉब्लम हुई है तो भाई मुझे या तो कुछ उस आइटम को रिप्लेस करके दो या मुझे उसको कॉम्पेंसेशन दो, कुछ तो दो, तो उसे हम कहेंगे राइट टू सीक रेड्रेसल। और कंज्यूमर एजुकेशन, हर कंज्यूमर के पास ये राइट होता है। देखो यहाँ पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि कंज्यूमर को अवेयर होना चाहिए। एजुकेशन यानी कि कंज्यूमर के पास पूरी एजुकेशन होनी चाहिए। जैसे तुमने कोई भी इन्वेस्टमेंट्स में देखा होगा, कोई भी म्यूचुअल फंड्स या फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स होते हैं, उसमें लिखा होता है कि सब्जेक्ट टू द रिस्क, ऐसे नहीं लिखा होता, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क लिखा होता है। कोई भी अल्कोहल या
टोबैको आइटम्स होती हैं उस पे लिखा होता है इंजूरियस टू हेल्थ। तो कंज्यूमर एजुकेशन के राइट्स हैं। अब ये तो राइट्स एक्सरसाइज हो गए, हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में भी बात कर ली। अब बात ये आती है कि किसको करेंगे कंप्लेंट, कौन है जिसे कंप्लेंट करें। एक रेड्रेसल मशीनरी तो होगी, कौन है जिसे हम कंप्लेंट करेंगे? कंज्यूमर रेड्रेसल मशीनरी। उसमें कौन आता है? स्टेट और नेशनल। बताओ। मैं पूछ रही हूँ कंज्यूमर रेड्रेसल मशीनरी कौन सी है, कौन कौन सी है? अच्छा, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल। हाँ, और क्या? मैंने कुछ गलत बोला है क्या? मतलब मेरे को वर्ड फॉर्मेशन, सेंटेंस फॉर्मेशन गलत थी क्या? नहीं, सही। मेरे को कई बार ऐसे सेल्फ डाउट में आ जाती हूँ कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल थोड़ी पुअर है क्या? नहीं देना, थैंक यू। जी कराई रही हूँ। ये ऐश मैडम। मैम वैसे बुक के अगर हटा दे तो हर्ट पे चलो हो भी जाता है, रिड्रेसल सही में होता ही है आजकल, तो होने लगा। आजकल तो हर्ड से ज्यादा रेड्रेसल हो रहा है क्योंकि कंज्यूमर अवेयरनेस इतनी ज्यादा आ गई है और ये सब ऑनलाइन सिस्टम इतने ज्यादा है। मिनट लगता है, हाउ मे आई हेल्प यू, ले हेल्प कर दो। सारी हेल्प में रेड्रेसल जाम खा जाते हैं। एक रिड्रेसल मतलब यही हुआ ना कि जो दिक्कत है उसको सही करना ना। जैसे अगर मेरे भाई ने एक बार हुआ था, ब्लिंकिट से प्रोटीन मंगाया, वो निकला एक्सपायर, उसने टीवी लिया था एक ठीक है, तो छुआ तो नहीं, बहुत अलग बात है। उसने कंप्लेंट की ब्लिंकिट वाले को, उसने कहा कि सर मैन्युफैक्चर से ही हमें एक्सपायर्ड आया था ये सब, तो हम क्या करें? और हमें रिफंड कर दिया पैसा बस। तो रिड्रेसल थोड़ी ना, रेड्रेसल ही तो हुआ। तुम करते ना उसके आगे कि हमने एक्सपायर्ड दिया, तुम जाते कंज्यूमर प्रोटेक्शन उसमें अंडर में फाइल करते कंप्लेंट। तुमने नहीं की ना, या तुमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई। करते ना कि इन्होंने एक्सपायर्ड दिया, हमने पी लिया, कुछ हो जाता तो वो कहीं कुछ, अरे हो जाता तो सही बात है, पैसे तो मिल गए ना, मिल गया ना कॉम्पेंसेशन, तो रेड्रेसल ही तो मिला तुम्हें। अरे एक बार एक ऐड हुआ था, एक शैम्पू का ऐड आया था। उस शैम्पू के ऐड में उन्होंने ये दिखाया कि उस लेडी के जो बाल हैं वो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि वो बाल ट्रक में बांध के वो ट्रक को खींच रही है। भाई साहब, उस वाले मेरे को कंपनी का नाम बिल्कुल याद नहीं है इस समय, लेकिन उसके ऊपर भी केस हुआ था कि मतलब फॉल्स एडवर्टाइजमेंट था कि मतलब आप ऐसे कैसे कर सकते हो कि मतलब बाल इतने मजबूत हो गए कि वो ट्रक खींच रहा है। अरे भाई, तो इस तरह से अभी तो कंज्यूमर की बात है ना कि कंज्यूमर को करना चाहिए था। नहीं, वो एड जेन्युइन थी, वो सही में हो रहा था, बट बालों की वजह से। अरे तो विंग्स कहाँ से आ जाएंगे? विंग्स की बात नहीं कर रहा मैं, वो जब ट्रैक्टर वाला तो बाल इतने मजबूत कहाँ से हो जाएंगे कि ट्रक खींच ले? वो सही में लड़की एग्जिस्ट करती है जो ऐसा करती है, बट वो बाल की वजह से। अच्छा, हाँ, उसकी वो लड़की एग्जिस्ट करती, वो लड़की एग्जिस्ट करती है, लेकिन वो उस वाली शैम्पू की वजह से तो नहीं था। तो रेड्रेसल मशीनरी हमारे पास 3 है इसमें। एक है डिस्ट्रिक्ट फोरम कमीशन, बेसिकली नहीं, डिस्ट्रिक्ट फोरम या स्टेट कमीशन है। स्टेट कमीशन ये बेटा न्यू वाले एक्ट में सारे, और नेशनल कमीशन। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन में अप टू 1 करोड़ के केस डायरेक्टली डाल सकते हैं। अप टू 1 करोड़ के केस डायरेक्टली डाल सकते हैं। स्टेट कमीशन में ये हमारे उसने एक्ट ने लॉ ने दी हुई है। नहीं, ये जो 1 करोड़ की अमाउंट है कंपनसेशन की ऑन आप मांग रहे हैं, प्रोडक्ट प्राइस 1 करोड़ से 10 करोड़। अगर आपने जो प्रोडक्ट या सर्विस ली है उसके में आपने जो पेमेंट की है,
जो भी आपने प्रोडक्ट लिया है या सर्विसेज ली हैं, उसमें आपने जो भी पेमेंट की है वो अगर 1 करोड़ तक की है तो आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जाएंगे, 1 करोड़ से ज्यादा की है तो स्टेट कमीशन में जाएंगे, और अबव 10 करोड़ है तो आप नेशनल कमीशन में जाएंगे। ठीक है, ये तो होता है डायरेक्टली जाना। अगर आप आपके पास 80 लाख का कोई प्रोडक्ट है और आपने डिस्ट्रिक्ट कमीशन में किया और आप उसके जो भी जजमेंट है उससे सेटिस्फाई नहीं है तो आप स्टेट में जा सकते हो। ठीक है, अगर आप स्टेट से भी सेटिस्फाई नहीं हो या डायरेक्टली आपने स्टेट में कराया तो आप कमीशन में जा सकते हो, नेशनल में जा सकते हो, और नेशनल से भी सेटिस्फाई नहीं हो तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, और उससे सेटिस्फाई नहीं हो तो कुछ नहीं जा सकते, बैठ जाओ घर में। क्योंकि अगर आप सुप्रीम कोर्ट से सेटिस्फाई नहीं हो, मतलब होता है ऐसा नहीं है, जुडिशियल मशीनरी इसके आगे भी होती है, बट हम लोगों को इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट क्या है? अरे मतलब होता है, जुडिशियल मशीनरीज तो होती हैं, ऐसा थोड़ा होता है। बट हाँ, वो चीज पे हम नहीं जा रहे, हम यहीं तक ही हैं जो हमारे पास है इस चैप्टर से रिलेटेड। अब इसमें किस तरह का कॉम्पनसेशन मिल सकता है, कैसी डेफिशिएंसी हो सकती है। पहली बात तो डेफिशिएंसी क्या होगी, जो आप कंप्लेंट करोगे, या तो जो प्रॉमिस किया था वो प्रोडक्ट नहीं आया या वो सर्विसेज नहीं दी, ठीक है, या वो कंप्लीट नहीं दी, मतलब दी लेकिन कम नहीं, कम दी, जितनी देनी चाहिए थी उतनी नहीं दी, कम दिया परसेंटेज उसका। ठीक है, तो वो आपका हो गया, वो तो डेफिशिएंसी हो गई कि या तो वो प्रोडक्ट नहीं दिया या वो प्रोडक्ट चेंज कर दिया या कम सर्विसेज दी, तो वो सब तो डेफिशिएंसी हो गई। कॉम्पेंसेशन क्या क्या मिल सकता है तीनों ही केसेस में, वही कि या तो उनको पैसे मिल जाएंगे वापस, या रिप्लेसमेंट हो जाएगी, ठीक है, या उनमें जो भी डेफिशिएंसी होगी उसको ठीक कर दिया जाएगा, यही सब तो होगा। एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने एक वॉशिंग मशीन खरीदी, उस वॉशिंग मशीन मैंने जो मॉडल कहा था वो मॉडल नहीं है, दूसरा मॉडल आ गया। मैं कहूंगी भाई मॉडल ही गलत है, तब तो उन्हें मॉडल चेंज ही करना पड़ेगा ना। लेकिन मॉडल सही आया, लेकिन उसमें मैंने कहा इसमें तो ये इसका एक बटन ही खराब है, मैंने तो नई मशीन के पैसे दिए हैं तो बटन खराब मैं क्यों लूं, तो उन्हें या तो बटन ठीक करना पड़ेगा या रिप्लेस करना पड़ेगा। अब मैंने मशीन यूज की, सब कुछ बढ़िया है, मशीन यूज की और मेरे मशीन में कपड़े फट गए, पता लगा जी अंदर कोई चीज उसकी खराब है, पिन निकला हुआ है, कुछ है, तो अब मेरे कपड़ों का भी कॉम्पनसेशन उन्हें देना पड़ेगा कि मेरे कपड़े खराब हुए, मेरी मशीन को तो रिप्लेस या ठीक करना ही करना पड़ेगा, तो वो भी हो सकता है। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है, लेकिन ऐसे किसी भी तरह से हमें ये देखना है, बस ओवरऑल पूरे कहानी में ये देखना है कि जो भी कॉम्पनसेशन मिलना है वो जो यूज कर रहा है पर्सन वो कंज्यूमर होना चाहिए। अब मान लो, चलो अभी ये वाला एग्जांपल लेते हैं, मिक्सी मुझे गिफ्ट में मिली, ठीक है, मेरे पास जो उसका बिल है, उस बिल पे अगर मेरा नाम है तो उस मिक्सी में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं कंज्यूमर रेड्रेसल में जा सकती हूँ, ठीक है, अगर मेरे नाम बिल है तो। लेकिन अगर मैं यूज कर रही हूँ लेकिन बिल मेरे नाम नहीं है तो मैं नहीं जा सकती, क्योंकि मेरे नाम पे बिल नहीं है, मेरे को गिफ्ट मिली, मैंने कोई कॉम्पनसेशन पे नहीं किया। कौन जाएगा फिर? मुझे जिसने गिफ्ट किया, अगर उसने अपने नाम पे बिल बनाया है तो मुझे उसको बोलना पड़ेगा कि तुम इस कंप्लेंट को फाइल करो, और यही दिखाना बिहाफ पे कैसे कौन करेगा, क्यों करेंगे, वो अगर सक्षम है बिल्कुल तो वही कर सकती है ना, तो उसको वो ही जा सकती है। इसीलिए एक पढ़े लिखे लोग जनरली जो मैरिजेस हों या कभी भी कोई गिफ्ट देते हैं इस तरह का, बर्थडेज मैरिजेस में अगर कोई बड़ा गिफ्ट दे रहे हैं तो ये बोला जाता है कि बी ट्रांसपेरेंट, यही तो पता लगेगा ना कितने की चीज हम दे रहे हैं, लेकिन बिल हमेशा उसके नाम बनवाओ जिसको गिफ्ट दे रहे हो, बिल दे दो और उसको बिल दे दो, क्योंकि आगे चल के अगर उसे गारंटी वारंटी इन सबको भी यूटिलाइज करना है तो सबसे पहले वो लोग बिल मांगेंगे, कुछ भी दिक्कत आएगी तो वो बिल मांगेंगे, और बिल नहीं होगा तो वो नहीं करेंगे। हमेशा कभी भी ये गलती नहीं करनी चाहिए, एक अच्छे कंज्यूमर के जैसे हमेशा जिसको गिफ्ट दे रहे हो उसको उसके नाम बिल लेना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाता है कि इनके अगेंस्ट हमें क्या क्या कॉम्पनसेशन, इंफॉर्मेशन आपके नाम से हो, लेकिन जो नाम होना चाहिए बिल पे नाम तो मेरे नाम ही होगा, इन्फॉर्मेशन का क्या करेंगे, नहीं, जैसे बाकी फोन नंबर वगैरह इंफॉर्मेशन, उससे क्या होता है, वो तो किसी का भी होता है, फर्क पड़ता है।
परचेजर का नाम तो होना ही चाहिए। तो अब नेक्स्ट हमारे पास छोटे छोटे टॉपिक्स आते हैं, जैसे कि हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की जरूरत क्यों होती है, जिससे क्यों जरूरत होती है, वाई देयर इज ए नीड, जिससे कि कोई भी अडल्ट्रेटेड गुड्स, कोई भी रॉन्ग सर्विसेज, कोई भी काउंटरफीट गुड्स मार्केट में ना आए, सब स्टैंडर्ड गुड्स मार्केट में ना आए, आप गलत वेट वाली चीजें मार्केट में लॉन्च ना कर दें, आप रॉन्ग वेट वाली चीजें ना दें, फॉल्स एडवर्टाइजमेंट ना हो, ठीक है, यही सब तो है। मतलब मैं इसको ब्रीफ में बता रही हूँ, दिक्कत है कोई? ऐसे बैठ गए ना बिल्कुल, ये मतलब है ये तो पता ही है, फिर भी मेरे को बता के लगे, इसीलिए मैंने इसको लास्ट में लिया कि ये तो पता ही है, फिर भी मैंने सोचा कि एक बार बता दूं, पता होना फिर भी ऐसा मिस सा लगता है ना। अब जैसे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की जरूरत कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों है, कि कंज्यूमर थोड़ा इग्नोरेंट होता है, तो कंज्यूमर को थोड़ा सा एजुकेट करना इसलिए जरूरत है। कंज्यूमर बहुत अनऑर्गेनाइज्ड है, सारे कंज्यूमर हो सकता है आपस में ना मिल पाए, तो सबको जागो ग्राहक जागो का वो कर दिया कि चलो सबको, जो ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह हैं वो करती हैं। बहुत ज्यादा कंज्यूमर्स का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, इसलिए इस एक्ट की जरूरत पड़ी। और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बिजनेस को एक बार को हो सकता है लगे कि अरे ये क्या मुसीबत है, लेकिन बिजनेस का लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट देखो तो ये बिजनेस को फायदा ही होता है। मतलब एक बिजनेस की गुडविल ही अच्छी बनती है अगर वो अपने जैसे मैं एयरटेल को बहुत पसंद करती हूँ, क्यों पसंद करती हूँ, क्योंकि एयरटेल में कंप्लेंट डालो, वो कहते हैं विद इन 24 आवर्स, आज तक मेरी तो कभी 2 घंटे से ऊपर हुआ ही नहीं, टचवुड, पता लगे इसी बार हो जाए कुछ गड़बड़, लेकिन 2 घंटे के अंदर अंदर मेरी एयरटेल की प्रॉब्लम हमेशा से 2 घंटे के अंदर अंदर मेरी एयरटेल की हमेशा से सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती आई हैं। तो हमें, मैं कहूंगी ना एयरटेल लो, एयरटेल बढ़िया है। तो इस तरह से बिजनेस का भी लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट होता है, और बिजनेस के ऊपर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई, सोसाइटी के रिसोर्सेज यूटिलाइज कर रहे हो तो सोसाइटी को तो ये फेवर देना ही पड़ेगा ना कि उनके ग्रीवियंसेस को सुनो और उसको दो। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही, मॉरल जस्टिफिकेशन भी है। आप किसी से पैसे ले रहे हो, अब मैं तुमसे पैसे ले लूं और उसके बाद मैं कह दूं आज मेरे सिर में दर्द है, आज मेरे पेट में दर्द है, आज मैं थकी हुई हूँ, तो शायद 1-2 दिन तो तुम्हें बड़ा मजा आएगा, अरे वाह छुट्टी हो गई, लेकिन उसके बाद तुम्हें ये लगेगा ना कि यार, तुम किसी को जब कोई तुमसे पूछेगा तुम क्या बोलोगे, पता नहीं मैम तो ना हर समय बीमार रहती हैं, आए दिन छुट्टी करती रहती हैं, कोई रेगुलर क्लासेस होती नहीं है, पता नहीं फीस तो बस वो पहले दिन सारी रखवा लेती है, लेकिन तो तुम किसी को रिकमेंड थोड़ा करोगे, क्यों? क्योंकि मॉरल जस्टिफिकेशन भी तो होता है कि आप वो सर्विसेज दो। अगर मैं ये फीस ले रही हूँ कि मुझे पढ़ाना है, तो फिर मेरा ये मॉरल जस्टिफिकेशन है ना कि मैं पढ़ाऊं तुम्हें, ठीक है ना। अब अगर मान लो किसी के स्कूल में भी अगर मान लो पढ़ाई नहीं होती, तो तुम यही बोलते हो ना हमारा स्कूल तो बेकार है, बस फीस ले लेते हैं, पढ़ाते कुछ नहीं है। सही बोलते हैं, सही बोलते हैं, क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि हम जाते हैं स्कूल और टाइम पास करके आ जाते हैं, लेकिन जिसके स्कूल में पढ़ाई हो रही है वो बच्चे क्या कहते हैं, भाई हमारा स्कूल बहुत बढ़िया है, ज्यादा ही पढ़ाई होती है कुछ। तो बात वो है कि हम चाहे कितना भी कह दें, लेकिन अगर पैसे खर्च कर रहे हो तो प्रोड्यूसर के ऊपर एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको वो चीज दे। हम मूवी देखकर आते हैं, हम कहते हैं अरे पैसे बर्बाद हो गए, वरना हम कहते हैं पैसे वसूल हो गए, सिंपल। गवर्नमेंट इंटरवेंशन तो है ही, तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन होने से भी प्रोड्यूसर को होता है। फिर हमने कंज्यूमर राइट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज कर ली, फिर हमने वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। व्हाट आर द डिफरेंट वेज एंड मीन्स? एक तो होता है सेल्फ रेगुलेटेड बाय बिजनेस, कोई बिजनेस सेल्फ रेगुलेट कर रहा है, क्या मतलब हुआ? बिजनेस ने खुद ही से ठीक कर दिया। हाँ, मतलब वो कह रहे हैं वहां तक मत जाओ, हाँ आप ना हम वहां तक मत जाओ, 1 मिनट मौका लगना चाहिए। हाँ, बिजनेस खुद ही अपने आप ही अपने कंज्यूमर फोरम डिपार्टमेंट्स बना देता है, अपने खुद के कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट्स बनाता है, और उन कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट के थ्रू खुद ही सर्विस देता है कि उस रेड्रेसल मशीनरी तक जाना ही ना पड़े, हम ही कर देंगे। तो अगर केस स्टडी में आए कि एक बिजनेस ने अपना कंज्यूमर सर्विसेज, कस्टमर सपोर्ट सर्विस या ग्रीवियंस सेल बनाया हुआ है, तो वो कौन से वेज एंड मीन्स में आता है? सेल्फ रेगुलेटेड। जितने भी आपके कंज्यूमर फॉरम्स बनी हुई हैं, ग्रीवियंसेस सेल बने हुए हैं, प्रोडक्ट पे लिखा होता है फॉर एनी कंप्लेंट कॉल दिस नंबर, मेल एट दिस नंबर, ये सारा सेल्फ रेगुलेटेड है।
और आजकल मोस्टली हर प्रोडक्ट पे लिखा होता है। आप लोगों को बाद में पूछते हैं आप स्टार रेटिंग दोगे, कैसे स्टार रेटिंग है, वो भी आपका सेल्फ रेगुलेटेड में है कि आप कोई कंप्लेंट तो नहीं है, आप सेटिस्फाई कितना हो। अगर आपने उसमें 1 स्टार दे दिया तो आपसे वो पूछते हैं कि अगर 5 स्टार दिया तो वो ये करके भेज देते हैं, और लेकिन अगर 1 स्टार देते हैं तो फिर पूछते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम आई इसमें। तो ये सेल्फ रेगुलेटेड, हाउ मे आई हेल्प यू। बिजनेस एसोसिएशन है, फिक्की है, फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडिया, CII है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। तो ये बिजनेस एसोसिएशन हैं जो अपना एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाते हैं, और जो भी कस्टमर इन फॉरम के अंडर वाली फॉर्म से डील करते हैं, दे हैव टू फॉलो दैट कोड ऑफ कंडक्ट। कंज्यूमर अवेयरनेस तो है ही। कंज्यूमर अवेयरनेस किस तरह से है कि जागो ग्राहक जागो के कैंपेन है। अभी कुछ टाइम पहले RBI का आया था, और रेगुलरली तुम देखो फोन कॉल्स में एक कॉलर ट्यून वगैरह में लगी रहती है कि कोई भी आपके पास कॉल आता है जो कहे कि हम आर्मी से बोल रहे हैं, मिलिट्री से बोल रहे हैं, यहाँ फलाना ढमकाना से बोल रहे हैं, और आपसे वो आपकी इन्फॉर्मेशन मांगे, OTP मांगे, कभी शेयर मत करो। ये क्या है? हम लोगों को एक आया मेल आ गई कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर द विनर ऑफ $10,000 विजिट। हाँ, डॉलर्स आती है ऐसे क्लेम, और फिर उसके बाद आपके पास वो मेल आई और आपको इस टाइम पे यहाँ पर आ जाओ, या आप ये कॉल बैक करो इस नंबर पे। कभी नहीं करना चाहिए कॉल बैक उस नंबर पे। तो वो लोग तो पूरा फैला ही रहे हैं बात कि कभी कॉल बैक मत करो। हम सोचते हैं कॉल करने में क्या जा रहा है, कॉल करने में ये जा रहा है कि वो आपके फोन को हैक कर सकते हैं जितनी देर वो आप कॉल पे रहोगे उतनी देर के अंदर, क्योंकि फोन ऑन होना चाहिए कॉल हैक करने के लिए। टेक्नोलॉजी के फायदे हैं तो नुकसान भी है, तो ये नुकसान वाली साइड है। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस हैं। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस बहुत सारी हैं जो कंज्यूमर्स के राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोनों बताती हैं। गवर्नमेंट तो प्रोटेक्ट कर ही रही है, जैसे कि फूड आइटम्स पे क्या होता है, FSSAI, FPO भी होता है, हॉलमार्क होता है, इको मार्क है, एग मार्क है। ये सारे मार्क्स आप देख के लो ना। एक्सपायरी डेट, अब हमारे एक पता नहीं, मेरे को तो नाम तो याद रहते नहीं है एक, और लेना भी नहीं चाहिए ना, किसी ऐप को बदनाम क्यों करें ऐसे सोशली। लेकिन वहां से दूध मैंने लगाया सुबह 5 बजे का, कोविड के टाइम पे। भाई साहब रोज जाना दूध फटता, पता नहीं कौन सी ऐप थी, कोविड स्टार्ट ही हुआ था, घर से जा नहीं रहे थे, बाहर थैला टांग रखा था। तो कहते हैं मैडम आपने अठाया देर से होगा, हमने तो सही डाला था। 1-2 बार तो अपने पे इंशाल्लाह हाँ यार 5 बजे डाल जाता है, हम लोग 6-7 बजे उठाते हैं, शायद 1-1.5 घंटा बाहर रहा। और गर्मियों का टाइम था वो, अप्रैल में, कोविड का फर्स्ट वो जब लगा था मार्च में। फिर ऐसा लगा कि अब इतना हम हमेशा अपने पे ही गलती क्यों ले लेते हैं। फिर चेक किया उसकी डेट, एक्सपायरी डेट, पता लग रहा है सेम डे की एक्सपायरी डेट है, पता लगा 1 दिन पहले एक्सपायर हो चुका है। फिर उसकी फोटो वोटो खींच के उनको भेजी, कंप्लेंट की, पैसा वापस मांगा, लड़ाइयां मचाई, बहुत कुछ हुआ। तो बात यह है, हाँ, और फिर हमने उस ऐप को डिसकंटिन्यू कर दिया, उसने रिव्यू डाल के कि भाई आपकी ऐप ऐसे। उसके बाद उनके आते रहे कि वो तो फिर उनका तो कंज्यूमर सपोर्ट सर्विस वो करेगा ही ना, बार बार कॉल, मैसेज, मेल्स वगैरह। बट बात यह है कि हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये सब देखना, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया, रेजिस्टर मशीनरी हो गई, और बस हो गया। अरे वाह, चैप्टर खत्म हो गया। रोल ऑफ एनजीओज है। एनजीओज का रोल तो हम इतनी देर से पढ़ ही रहे हैं कि वो कंज्यूमर्स जो खुद से नहीं कर सकते उनके बिहाफ पे कर सकती हैं, वो कंज्यूमर को एजुकेट करते हैं। तुम्हारे स्कूल में आई डोंट नो प्राइवेट स्कूल्स में आते हैं कि नहीं आते, गवर्नमेंट स्कूल्स में तो आते हैं एनजीओज जो नुक्कड़ नाटक वगैरह प्ले करते हैं कंज्यूमर राइट्स के लिए। हम तो जाते हैं। हाँ, तो अच्छी बात है, तुम्हें जाना ही चाहिए, प्राइवेट स्कूल के बच्चों को जाना ही चाहिए। तो ये सब डिस्प्ले करने के लिए कि नुक्कड़ नाटक हुआ या कोई भी तरह का प्ले किया, ये हाँ, मतलब बेसिकली ना वही है। बिजनेस स्टडीज का कोई भी चैप्टर उठा लो ना, तो मैं उसमें रटना, ये बहुत अच्छी बात हो गई है कि आपको बहुत रटने की जरूरत ही नहीं है बिजनेस स्टडीज में। बिजनेस स्टडीज का पेपर अब आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको मार्क्स लेने बहुत आसान है। पहले था एक जमाना, आज से 15 साल पहले, कि बिजनेस स्टडीज में 100 नंबर नहीं आते थे, लेकिन अब 100 नंबर लाना आसान हो गया है। आपको केस स्टडीज की प्रैक्टिस करनी है, MCQs की प्रैक्टिस करनी है, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, आपको रट्टे नहीं लगाने बैठ के। बहुत थ्योरी लिखनी ही नहीं है, कभी भी मत लिखना बहुत सारी थ्योरी, नेवर, कभी मत लिखना, ठीक है। चलो, नमस्ते। तो लाइक, शेयर
and press the bell button for getting your notifications and comment. ठीक है? Thank you.